दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द स्कॉर्पियन किंग नाम की इस मूवी के बारे में जो कि 2002 में हमें देखने को मिली थी। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया गया। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द स्कॉर्पियन किंग 2002 की एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन चक रसेल ने किया है। इस फिल्म में ड्वेन द रॉक जॉनसन मुख्य भूमिका में है, जबकि स्टीवन ब्रांड, केली हू, ग्रांट हेस्लोव और माइकल क्लार्क डंकन सहायक भूमिकाओं में है। यह द ममी फ्रेंचाइजी की प्रीक्वल और स्पिन-ऑफ दोनों है और इसने द स्कॉर्पियन किंग फिल्म सीरीज की शुरुआत की। इस फिल्म में जॉनसन ने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और इसने $60 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180.6 मिलियन की कमाई की। द स्कॉर्पियन किंग की घटनाएं द ममी और द ममी रिटर्न्स की घटनाओं से 5000 साल पहले की है, जो मथायस की उत्पत्ति और पौराणिक नायक स्कॉर्पियन किंग के रूप में उसके सत्ता में आने को उजागर करती है। यह नाम मिस्र के प्रोटोडायनास्टिक काल के एक ऐतिहासिक राजा किंग स्कॉर्पियन का संदर्भ है। यह फिल्म 19 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई थी। कथानक: पिरामिडों के समय से पहले मेमन के नेतृत्व में पूर्व से योद्धाओं की एक भीड़ ने स्थानीय जनजातियों पर आक्रमण किया और लगभग सभी पर विजय प्राप्त की। कोई भी जनजाति मेमन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी जादूगरनी कैसंड्रा किसी भी हमले का पूर्वानुमान लगा सकती है। मथायस अपने सौतेले भाई जेसप और उनके दोस्त रामा के साथ केवल 3 सच्चे बचे हुए अक्कादियन को मुक्त जनजातियों के राजा फेरोन द्वारा 20 रक्तमानिकों के लिए मेमन की जादूगरनी को मारने के लिए काम पर रखा जाता है। अक्कादियन मेमन के शिविर में घुस जाते हैं, लेकिन उन पर उन पहरेदारों द्वारा हमला किया जाता है जिन्हें फेरोन के बेटे तकमेट ने चेतावनी दी थी, जिसने मेमन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की और अपने पिता को उसके विश्वासघात के सबूत के रूप में मार डाला। रामा मारा जाता है, जबकि जेसप को पकड़ लिया जाता है। मथायस कैसंद्रा को ढूंढता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले उसकी जान बख्श देता है। अपने भाई की फांसी देखने के बाद मथायस को रेगिस्तान में गर्दन तक दफना दिया जाता है, ताकि भोर में आग की चींटियां उसे खा जाए। वह एक साथी कैदी, घोड़ा चोर अर्पिट की मदद से भाग जाता है और अपने मिशन को पूरा करने और अपने भाई का बदला लेने की इच्छा रखता है। मथायस मेमन के घर गोमोराह में घुस जाता है और एक गली के लड़के की मदद से मेमन के महल में प्रवेश करता है। मेमन के हमदर्द दरबारी जादूगर फिलोस मथायस को उस प्रांगण तक ले जाने में मदद करता है जहां मेमन प्रशिक्षण ले रही है। मथायस वॉच टावर से मेमन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय चोरी के संदेह में टैकम द्वारा उसका हाथ काटे जाने से गली के लड़के को बचा लेता है। वह मुश्किल से गोमोराह से बचता है, रास्ते में कैसंद्रा का अपहरण कर लेता है। मेमन अपने योद्धा थोरक और अपने आदमियों के एक समूह को मथायस को मारने और कैसंद्रा को वापस लाने के लिए भेजता है। वह थोरक को मथायस को मारने के लिए बिच्छू के जहर से युक्त एक तीर देता है। मथायस पीछे आने वाले समूह का पता लगाता है और उन्हें रेत के तूफान की आड़ में पास की एक गुफा में ले जाता है। मथायस थोरक और उसके आदमियों को मार देता है, लेकिन मरते हुए थोरक के झरीले तीर से उसे छेद दिया जाता है। कैसंद्रा अपनी जादुई शक्तियों से मथायस को ठीक करती है, यह मानते हुए कि वह मेमन को मारने और शांति लाने का दुनिया का सबसे अच्छा मौका है। हालांकि अनकहा कैसंड्रा को मथायस से गुप्त रूप से प्यार हो गया है, क्योंकि उसने उसे मेमन से बचाया था, जो बचपन से ही उसकी कैदी थी। मथायस अर्पिड और कैसंड्रा फिलोस से मिलते हैं, जिसने भागने के बाद से विस्फोटक पाउडर बनाने में महारत हासिल कर ली है। हालांकि वे विद्रोहियों द्वारा घात लगाए जाते हैं, जो अब न्यूबियन राजा बाल्थाजार के शासन में है। मथायस बाल्थाजार को एक लड़ाई में हरा देता है और उसका अनिच्छुक सम्मान और शरण प्राप्त करता है, लेकिन कैसंड्रा मथायस को 2 दृश्यों के बारे में बताती है।
एक जहां मेमन और उसकी सेना पूरे विद्रोही शिविर का कत्लेआम करती है, और दूसरा जहां मथायस मेमन का सामना करते हुए मर जाता है। मथायस उसे आश्वस्त करता है कि वह अपना भाग्य खुद बनाएगा, और फिर दोनों प्यार करते हैं। अगली सुबह कैसंद्रा मेमन को मारने और अपने सपनों को रोकने के लिए वापस लौटती है। मथायस, बाल्थाजार, अर्पिड, फिलोस और विद्रोहियों की सेना की मदद से मेमन के घर पर चौतरफा हमला करता है। मेमन का सामना व्यक्तिगत रूप से करता है, इससे पहले कि वह कैसंद्रा को मार सके। बाल्थाजार अकेले मेमन की सेना से लड़ता है और लड़ाई के दौरान टैकट को मार देता है। इस प्रकार फेरौन का बदला लेता है। लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि एक गार्ड मथायस को गोली नहीं मार देता, जैसा कि कैसंद्रा ने भविष्यवाणी की थी। जैसे ही मेमन जीत का दावा करने वाला होता है, कैसंद्रा गार्ड को मार देती है, जबकि मथायस अपना धनुष वापस लेता है और उसकी पीठ से तीर खींचता है। वह थके हुए मेमन पर तीर चलाता है, जिससे वह छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिलोस और अर्पिड विस्फोटक पाउडर का उपयोग करके महल की नींव को नष्ट कर देते हैं, जिससे मेमन की सेना नीचे गिर जाती है। युद्ध खत्म होने के साथ मेमन की सेना के बचे हुए लोग मथायस के सामने झुक जाते हैं, जिसे उनके कानून के अनुसार बिच्छू राजा घोषित किया जाता है। इसके बाद मथायस और बाल्थाजार शांतिपूर्ण विदाई लेते हैं, क्योंकि बाल्थाजार अपने राज्य में लौट जाता है। कैसंद्रा मथायस को शांति और समृद्धि के एक अस्थायी दौर की भविष्यवाणी करती है। इससे विचलित हुए बिना मथायस ने फैसला किया कि वह अपना भाग्य खुद बनाएगा। रालना, ड्वेन जॉनसन, अक्कर के मथायस बटा द स्कॉर्पियन किंग, स्टीवन ब्रांड, मेमनन, केली हु, कैसांद्रा बटा जादूगरनी, ग्रांट हेस्लोव, अर्पिड, बर्नार्ड हिल फिलोस के रूप में, माइकल क्लार्क डंकन बाल्थाजार के रूप में, पीटर फेसिनेली टेकमेट, राल्फ मोलर थोरक के रूप में, ब्रैंसकॉम्ब रिचमंड जेसप के रूप में, रोजर रीस, किंग फेरॉन, शेरी हॉवर्ड रानी आइसिस के रूप में, जोसेफ रस्किन आदिवासी नेता के रूप में, कॉनराड रॉबर्ट्स चीफ्टेन के रूप में। द स्कॉर्पियन किंग का साउंड ट्रैक 26 मार्च 2002 को रिलीज किया गया था, जो 19 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले था। इसमें विभिन्न बैंड के ट्रैक शामिल है, जो या तो पहले रिलीज किए गए ट्रैक या उनके बी-साइड परफॉर्म करते हैं। एल्बम को RIAA द्वारा गोल्ड प्रमाणित किया गया है। ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक लेखक कलाकार लंबाई 1। मैं अकेले खड़ा हूं, सुली एरना गॉडसमैक 4:05। Set it off, Tweaker Remix, Por 4:10。3। तुम्हें तोड़ दूंगा, डूबने वाला पुल 2:48। 4। सुव्यवस्थित करें, सर्ज टंकियांडेरॉन मालाकियन, सिस्टम ऑफ ए डाउन 3:36। 5। उनके लिए जो इससे संबद्ध हो सकते हैं, स्कॉट स्टैप मार्क ट्रेमोंटी, पंथ 5:09। 6. Mera de Nikai Lena, Nickelback 3:35。 7। अपनी पकड़ खोना, Chris Hesse-Markaku, Lappalainen Dogrob, हुबास्टैंक 3:55। 8। केवल शक्तिशाली, गलती 4:17। 9। आयरन हेड, ओजी ऑसबॉर्न के साथ, रोब जोम्बी 4:10। 10। मेरा जीवन, 12 स्टोन्स 3:03। She, जिस तरह से 7। डेव फेल्टन जेसन पॉपसन जेफ्री हैट्रिक्स स्टीव फेल्टन मार्को वुक्सेविच टॉम श्मिड्ज जैक किल्कोयने, मशरूम का शीर्ष 3:17। 12। सांस फूलना, जीवन के लिए, कैदी जीवन के लिए, कैदी 4:04। 13। सही किया गया, क्लिंट लोवेरी मॉर्गन रोज, सेवेंडस्ट 4:31। 14। इसे काला जला 2, इंजेक्शन 2:42। 15।
27 इंच जस्टिन रिमर, अत्यंत तनावग्रस्त स्थिति 3:38। 16 चमकना, माइक कॉक्सबी, डेज फारामिगुएल, मीग्स रास्कॉन, कोयला चैम्बर 3:06। कुल लंबाई 1:41। साप्ताहिक चार्ट, द स्कॉर्पियन किंग का साप्ताहिक चार्ट प्रदर्शन। चार्ट 2002 पद। ऑस्ट्रियाई एल्बम 3 ऑस्ट्रिया 5:18। कैनेडियन एल्बम बिलबोर्ड 6:12। जर्मन एल्बम ऑफिजियले टॉप 100 7:38। न्यूजीलैंड एल्बम आरएमएनजेड 8:25। वर्ष के अंत के चार्ट, द स्कॉर्पियन किंग का वर्ष के अंत में चार्ट प्रदर्शन। चार्ट 2002 पद। कनाडाई एल्बम नीलसन साउंडस्कैन 9:160। कैनेडियन अल्टरनेटिव एल्बम नीलसन साउंडस्कैन 10:52। कैनेडियन मेटल एल्बम नीलसन साउंडस्कैन 11:26। चार्ल्स रसेल, जन्म 9 मई 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है जो अपनी शैली की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में फंतासी स्लेशर फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स 1958 की मॉन्स्टर हॉरर फिल्म द ब्लॉब की 1988 की रीमेक 1, जिम कैरी सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म द मास्क, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक्शन फिल्म इरेजर और ड्वेन जॉनसन एक्शन एडवेंचर द स्कॉर्पियन किंग शामिल है। आजीविका, रसेल ने स्वतंत्र फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर और सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, जबकि पटकथाएं भी लिखीं। फिल्म हेल नाइट के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात लेखक फ्रैंक डाराबोंट से हुई, जिनके साथ वे एक करीबी सहयोगी बन गए। उनकी पहली निर्मित स्क्रिप्ट 1984 की फिल्म ड्रीमस्केप थी, जिसका निर्देशन जोसेफ रूबेन ने किया था और जिसमें डेनिस क्वेड ने अभिनय किया था। रसेल ने 1987 में ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स के साथ निर्देशन की शुरुआत की। उस समय न्यू लाइन सिनेमा एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज के भविष्य के बारे में अनिश्चित था। रसेल ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह श्रृंखला उन्नत दृश्य प्रभावों के माध्यम से फ्रेडी की दुःस्वप्न दुनिया में एक कदम आगे बढ़ सकती है और ड्रीम वॉरियर्स की अवधारणा के साथ फ्रेडी के युवा पीड़ितों के बीच बंधन को नाटकीय रूप दे सकती है। फिल्म की सफलता ने न्यू लाइन के लिए फ्रेंचाइज को फिर से परिभाषित किया, जिसने पहली 2 फिल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई की। रसेल ने 1988 में द ब्लॉब नामक कल्ट हॉरर फिल्म लिखी और निर्देशित की, एक जिसने एक बार फिर सीमित बजट पर दृश्य प्रभावों की सीमाओं को बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर द मास्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई, जो एक बैंक क्लर्क के बारे में है, जो एक प्राचीन मुखौटा खोजता है जो उसे एक दुर्भावनापूर्ण शरारत करने वाले में बदल देता है, जो अपराध से लड़ने के लिए व्यावहारिक चुटकुलों का उपयोग करता है। रसेल ने जॉर्ज लुकास की इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के साथ द मास्क के लिए अभूतपूर्व डिजिटल तकनीकों का निर्माण किया, जिसमें दृश्य प्रभावों में लाइव एक्शन प्रदर्शन के साथ बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का संयोजन किया गया। रसेल के काम ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव श्रेणी में एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। द मास्क। इसके बाद रसेल ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक्शन फिल्म इरेजर का निर्देशन किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $240 मिलियन से अधिक की कमाई की, और द स्कॉर्पियन किंग, जो WWE स्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन की पहली प्रमुख भूमिका थी। दोनों फिल्में रिलीज होने पर एक बॉक्स ऑफिस हिट रहीं। रसेल को मूल रूप से 2004 की फिल्म कोलेटरल का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था, हालांकि अंतः उत्पादन माइकल मान को सौंप दिया गया था। रसेल ने एक कार्यकारी निर्माता का श्रेय बरकरार रखा, जबकि डाराबोंट एक गैर-क्रेडिटेड स्क्रिप्ट डॉक्टर थे। निर्देशन से 14 साल के अंतराल के बाद टेलीविजन सीरीज फ्रिंज के 2010 के एपिसोड को छोड़कर रसेल की अगली फिल्म 2016 की आई एम रैथ थी, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया था। 2019 में
उन्होंने जंगली का निर्देशन किया, जो एक भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जो 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई। जंगली के लिए 60 वर्षीय निर्देशक ने पहली बार हाथियों और भारतीय सिनेमा के लिए अद्वितीय गीत नृत्य परंपरा के साथ काम किया। दोनों प्रेरणादायक थे। उन्होंने हाल ही में मुंबई की यात्रा के दौरान Scroll.in को बताया। 2022 में रसेल ने पैराडाइज सिटी का निर्देशन किया, जिसमें ब्रूस विलिस और ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया। 2024 में रसेल ने 1986 की फिल्म विचबोर्ड का रीमेक लिखा और निर्देशित किया। 456रसेल ए नेशन के सहसंस्थापक है, जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली एक फिल्म निर्माण कंपनी है। 7 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1984 स्वप्न दृश्य नहीं, हाँ संबंध करना। 1987 ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स, हाहा नहीं निर्देशकीय पदार्पण फ्रैंक डाराबोंट, वेस क्रेवन और ब्रूस वैगनर के साथ सहलेखक। 1988 द ब्लोब, हाहा नहीं फ्रैंक डाराबोंट के साथ सहलेखक। 1994 मुखौटा, हा नहीं कार्यकारिणी। 1996 रबर, हा नहीं कार्यकारिणी। 2000 बच्चे की प्रशंसा करो, हा नहीं नहीं। 2002 बिच्छू राजा, हा नहीं नहीं। 2016 मैं क्रोध हूँ, हा नहीं नहीं। 2019 जंगली, हा नहीं नहीं। 2022 स्वर्ग नगरी, हा नहीं कोरी लार्ज और एडवर्ड जॉन ड्रेक के साथ सहलेखक। 2024 विचबोर्ड, हा। चार्ल्स रसेल, जन्म 9 मई 1958, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है, जो अपनी शैली की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में फंतासी स्लेशर फिल्म ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स 1958 की मॉन्स्टर हॉरर फिल्म द ब्लॉब की 1988 की रीमेक, एक जिम कैरी सुपरहीरो कॉमेडी फिल्म द मास्क, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक्शन फिल्म इरेजर और ड्वेन जॉनसन एक्शन एडवेंचर द स्कॉर्पियन किंग शामिल है। आजीविका। रसेल ने स्वतंत्र फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर और सहायक निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, जबकि पटकथाएं भी लिखीं। फिल्म हेल नाइट के निर्माण के दौरान उनकी मुलाकात लेखक फ्रैंक डाराबोंट से हुई, जिनके साथ वे एक करीबी सहयोगी बन गए। उनकी पहली निर्मित स्क्रिप्ट 1984 की फिल्म ड्रीमस्केप थी, जिसका निर्देशन जोसेफ रूबेन ने किया था और जिसमें डेनिस क्वेड ने अभिनय किया था। रसेल ने 1987 में ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3, ड्रीम वॉरियर्स के साथ निर्देशन की शुरुआत की। उस समय न्यू लाइन सिनेमा एल्म स्ट्रीट फ्रेंचाइज के भविष्य के बारे में अनिश्चित था। रसेल ने उन्हें आश्वस्त किया कि यह श्रृंखला उन्नत दृश्य प्रभावों के माध्यम से फ्रेडी की दुःस्वप्न दुनिया में एक कदम आगे बढ़ सकती है और ड्रीम वॉरियर्स की अवधारणा के साथ फ्रेडी के युवा पीड़ितों के बीच बंधन को नाटकीय रूप दे सकती है। फिल्म की सफलता ने न्यू लाइन के लिए फ्रेंचाइज को फिर से परिभाषित किया, जिसने पहली 2 फिल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई की। रसेल ने 1988 में द ब्लॉब नामक कल्ट हॉरर फिल्म लिखी और निर्देशित की, एक जिसने एक बार फिर सीमित बजट पर दृश्य प्रभावों की सीमाओं को बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर द मास्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई, जो एक बैंक क्लर्क के बारे में है, जो एक प्राचीन मुखौटा खोजता है, जो उसे एक दुर्भावनापूर्ण शरारत करने वाले में बदल देता है, जो अपराध से लड़ने के लिए व्यावहारिक चुटकुलों का उपयोग करता है। रसेल ने जॉर्ज लुकास की इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के साथ द मास्क के लिए अभूतपूर्व डिजिटल तकनीकों का निर्माण किया, जिसमें दृश्य प्रभावों में लाइव एक्शन प्रदर्शन के साथ बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट का संयोजन किया गया। रसेल के काम ने फिल्म को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव श्रेणी में एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। द मास्क। इसके बाद रसेल ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ एक्शन फिल्म इरेजर का निर्देशन किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $240 मिलियन से अधिक की कमाई की, और द स्कॉर्पियन किंग, जो WWE स्टार ड्वेन द रॉक जॉनसन की पहली प्रमुख भूमिका थी।
दोनों फिल्में रिलीज होने पर एक बॉक्स ऑफिस हिट रहीं। रसेल को मूल रूप से 2004 की फिल्म कोलेटरल का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया था, हालांकि अंतः उत्पादन माइकल मान को सौंप दिया गया था। रसेल ने एक कार्यकारी निर्माता का श्रेय बरकरार रखा, जबकि डाराबोंट एक गैर-क्रेडिटेड स्क्रिप्ट डॉक्टर थे। निर्देशन से 14 साल के अंतराल के बाद टेलीविजन सीरीज फ्रिंज के 2010 के एपिसोड को छोड़कर रसेल की अगली फिल्म 2016 की आई एम रैथ थी, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया था। 2019 में उन्होंने जंगली का निर्देशन किया, जो एक भारतीय एक्शन एडवेंचर फिल्म थी जो 29 मार्च 2019 को रिलीज हुई। जंगली के लिए 60 वर्षीय निर्देशक ने पहली बार हाथियों और भारतीय सिनेमा के लिए अद्वितीय गीत नृत्य परंपरा के साथ काम किया। दोनों प्रेरणादायक थे। उन्होंने हाल ही में मुंबई की यात्रा के दौरान Scroll.in को बताया। 2022 में रसेल ने पैराडाइज सिटी का निर्देशन किया, जिसमें ब्रूस विलिस और ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया। 2024 में रसेल ने 1986 की फिल्म विचबोर्ड का रीमेक लिखा और निर्देशित किया। 4、5、6。 रसेल एनेशन के सहसंस्थापक है, जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाली एक फिल्म निर्माण कंपनी है। 7、फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1984 स्वप्न दृश्य नहीं, हाँ संबंध करना। 1987 ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 3 ड्रीम वॉरियर्स, हाहा नहीं निर्देशकीय पदार्पण फ्रैंक डाराबोंट, वेस क्रेवन और ब्रूस वैगनर के साथ सहलेखक। 1988 द ब्लोब, हाहा नहीं फ्रैंक डाराबोंट के साथ सहलेखक। 1994 मुखौटा, हा नहीं कार्यकारिणी। 1996 रबर, हा नहीं कार्यकारिणी। 2000 बच्चे की प्रशंसा करो, हा नहीं नहीं। 2002 बिच्छू राजा, हा नहीं नहीं। 2016 में क्रोध हूँ, हा नहीं नहीं। 2019 जंगली, हा नहीं नहीं। 2022 स्वर्ग नगरी, हा नहीं कोरी लार्ज और एडवर्ड जॉन ड्रेक के साथ सहलेखक। 2024 विचबोर्ड, हा। विलियम ओसबोर्न, जन्म 1960, एक अंग्रेजी बैरिस्टर, पटकथा लेखक और कंपनी निदेशक है। वह 1980 के दशक से 2001 तक हॉलीवुड में रहे, जिसके बाद वे इंग्लैंड लौट आए और बच्चों के लिए उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रारंभिक जीवन। ओसबोर्न की शिक्षा ग्रेशम स्कूल, होल्ट, फिर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन स्कूल, पेबल बीच, कैलिफोर्निया और सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में हुई, जहां उन्होंने कानून का अध्ययन किया और कैम्ब्रिज फुटलाइट्स के उपाध्यक्ष थे, और अंत में मिडिल टेम्पल में, जहां से उन्हें बार में बुलाया गया। आजीविका। बैरिस्टर के रूप में अपना करियर शुरू करने के कुछ समय बाद ओसबोर्न अपने दोस्त विलियम डेविस के साथ हॉलीवुड चले गए और फिल्म स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। इस नए करियर के लिए उनकी एकमात्र तैयारी स्क्रीनप्ले नामक एक किताब खरीदना और उसे 5 बार पढ़ना था। एक ओसबोर्न राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट के सदस्य बन गए और उन्होंने गोल्डनआई 1995 सहित 60 से अधिक फिल्मों के लिए लिखा है। वह 2012 से लवब फिल्म्स के निदेशक है। 4、 2001 में ओसबोर्न ने फिल्म निर्माता डेब्रा हेवर्ड से शादी की। 5 और उनके 4 बच्चे हैं। 6 वह हेवर्ड से शादी करने के लिए कैलिफोर्निया से लौट आए और बाद में वे लंदन से ग्लैंडफोर्ड, नॉरफोक चले गए। ओसबोर्न ने बच्चों की कहानियां लिखना शुरू कर दिया। 3 उनके मनोरंजन में ठंडे पानी में तैरना, लेगो और समुद्र तट पर बग्गी चलाना शामिल है। लेखक के रूप में फिल्मोग्राफी। स्टूडेंट एक सचेंज टीवी फिल्म 1987, जुड़वा 1988, एक शॉर्ट टाइम 1990, रुको या मेरी माँ गोली मार देगी 1992, द रियल मैकॉय 1993, Ghost in the Machine 1993 1、 बरमूडा ग्रेस टीवी फिल्म 1994,
रॉ, जेकेल और सुश्री हाइड 1995, गोल्डन आई 1995, 3, चूहे क्या नहीं करेंगे 1998, Chili Dogs 2001, The Scorpion King 2002, 1, फैट्स लेग्स 2004, थंडरबर्ड्स 2004, उपन्यास हिटलर का रहस्य चिकन हाउस 2012, 1, विंटर्स बुलेट चिकन हाउस 2014, 1, जुपिटर की आग 2019, 7, नोट्स डेविड हेटर एक कनाडाई अमेरिकी अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। वे मेटल गियर वीडियो गेम श्रृंखला में सॉलिड स्नेक और नेकेड स्नेक के लिए अंग्रेजी भाषा के आवाज अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म एक्समैन लिखी और X2 और वॉचमैन का सहलेखन किया, और एक्समैन पर उनके काम के लिए उन्हें 2000 में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए सैटर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेटर ने द फ्लैश में किंग शार्क की आवाज दी। प्रारंभिक जीवन हेटर के पिता स्टीफन दवा उद्योग में काम करते थे। 1, डेविड हेटर ने 9 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन दुनिया भर में बिताया और 15 साल की उम्र में कोबे चले गए, जहां उन्होंने 1987 में अंतर्राष्ट्रीय कनाडाई अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने टोरंटो में टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित होने तक 2 साल तक रेंससेलर पॉलिटेक्निक संस्थान में अध्ययन किया। वह 20 साल की उम्र तक वहां रहे, फिर वे हॉलीवुड चले गए। आजीविका प्रारंभिक अभिनय करियर हेटर ने 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ लाइव एक्टिंग की, विशेष रूप से सिटकॉम मेजर डैड के एक एपिसोड में, लेकिन जल्द ही उनकी दिलचस्पी वॉयस एक्टिंग में हो गई और बाद में उन्हें 1994 की लोकप्रिय स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में कैप्टन अमेरिका की भूमिका मिली। 3, उन्होंने एनीमे फिल्म द कैसल ऑफ कैग्लियोस्त्रो के अंग्रेजी संस्करण में आर्सेन ल्यूपिन 3 की आवाज और एनीमे श्रृंखला फुशिगी युगी के अंग्रेजी संस्करण में तामाहोम की आवाज भी प्रदान की। उन्होंने 1994 में स्ट्रेट टू वीडियो मूवी गाइवर डार्क हीरो में नायक शॉन बार्कर, एक भूमिका जो उन्होंने पिछले अभिनेता जैक आर्मस्ट्रांग से ली थी, के रूप में अभिनय किया। हेटर ने तब से विभिन्न कार्य क्रेडिट में चरित्र के नाम का उपयोग उपनाम के रूप में किया है। मेटल गियर सॉलिड सीरीज हेटर ने 1998 के वीडियो गेम मेटल गियर सॉलिड में मेटल गियर सीरीज के नायक सॉलिड स्नेक के लिए अंग्रेजी आवाज देना शुरू किया, जिसने सीरीज के 2D से 3D में बदलाव का भी काम किया। हेटर ने मेटल गियर सॉलिड, पीस वॉकर 2010 तक सभी बाद की किश्तों, स्पिन ऑफ, री रिलीज और रूपांतरणों सहित में सॉलिड स्नेक और उसके पूर्वज नेकेड स्नेक की भूमिका निभाई। मेटल गियर सॉलिड 4, गन्स ऑफ द पैट्रियट्स 2008 की शुरुआत से पहले एक काल्पनिक टीवी कार्यक्रम में हेटर ने खुद के रूप में एक विस्तारित लाइव एक्शन कैमियो भी किया, जहां वह सॉलिड आई पहने हुए है, जो तकनीकी रूप से उन्नत आंख का पैच है जिसे मुख्य पात्र पूरे गेम में पहने रहता है। मेटल गियर सीरीज के बाहर हेटर ने सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रॉल 2008 में भी चरित्र को आवाज दी। मेटल गियर सीरीज के साथ उनके काम ने हेटर को अन्य वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स जैसे कि इटर्नल डार्कनेस, सैनिटीज रिक्विम और स्टार वार्स द ओल्ड रिपब्लिक में आवाज देने का काम करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने इस सीरीज को अपनी पटकथा लेखन पर एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया, जिसमें कहा गया कि कोजिमा और मेरी शैली अलग अलग है, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उनसे चीजें सीखी है, विशेष रूप से अस्पष्टता और सभी उत्तर दिए बिना कहानी कहने के बारे में। हेटर उन कुछ मेटल गियर अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने उन खेलों को खेला और पूरा किया है जिनमें उन्होंने आवाज दी है। 5 पॉल ईडिंग के अनुसार हेटर ने 2004 की रीमेक मेटल गियर सॉलिड द ट्विन स्नेक्स के लिए मूल मेटल गियर सॉलिड के कलाकारों को वापस लाने के लिए अपने स्वयं के वेतन का आधा हिस्सा छोड़ दिया। 2013 के गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में
मेटल गियर सॉलिड वी द फैंटम पेन की घोषणा के बाद हेटर ने घोषणा की कि उन्हें इस प्रविष्टि के लिए मुख्य चरित्र के रूप में दोबारा काम करने के लिए नहीं कहा गया था। 6 बाद में इसकी पुष्टि हुई जब कोनमी ने घोषणा की कि उसी वर्ष E3 के दौरान कीफर सदरलैंड चरित्र की आवाज होंगे। साथ हेटर ने बाद में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्हें भूमिका के लिए फिर से ऑडिशन देना पड़ा था, यह सुझाव देते हुए कि श्रृंखला के निर्माता हिदेओ कोजिमा बहुत पहले से ही इस हिस्से को फिर से बनाने पर विचार कर रहे थे। कर्ट रसेल, एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क और एस्केप फ्रॉम एलए में स्नेक प्लिस्केन को कथित तौर पर मेटल गियर सॉलिड 3 स्नेक ईटर 2004 के विकास के दौरान भूमिका की पेशकश की गई थी। 8 कोजिमा के कोनमी से जाने के बाद हेटर ने 2016 में प्रसारित 2016 फोर्ड फोकस एसी के लिए मेटल गियर सॉलिड थीम वाले विज्ञापन में भूमिका को फिर से निभाया। 2018 में हेटर ने 2 वीडियो गेम में चरित्र की आवाज प्रदान की, सुपर बॉम्बरमैन आर, जिसमें अपडेट में सॉलिड स्नेक और नेकेड स्नेक दोनों पर आधारित 2 बजाने योग्य पात्र जोड़े गए, और सुपर स्मैश ब्रदर्स अल्टीमेट 10 फिल्म निर्माण 2000 में उन्होंने एक समेन के मूवी संस्करण के लिए पटकथा लिखी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 2000 सैटर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 और फिर लेखन टीम माइकल डॉघर्टी और डैन हैरिस के साथ इसके सीक्वल X2 के लिए पटकथा का सहलेखन किया। एक समेन पर अपने काम के तुरंत बाद हेटर को नायिका ब्लैक विडो पर आधारित एक प्रोजेक्ट लिखने और निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। 12 हालांकि उस समय महिला सतर्क नायकों की विशेषता वाली समान थीम वाली फिल्मों की सीमित सफलता के कारण मार्वल ने हेटर को अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। हमें नहीं लगता कि यह इस फिल्म को करने का समय है। हेटर की बेटी नताशा। हेटर ने एलन मूर और डेविड गिबन्स द्वारा ग्राफिक उपन्यास वॉचमैन का रूपांतरण भी लिखा। अपने कामों के फिल्म में अनुवाद के कठोर आलोचक के रूप में विख्यात, मूर ने स्क्रिप्ट के बारे में कहा, डेविड हेटर की पटकथा वॉचमैन के फिल्म संस्करण के जितना करीब मैं सोच सकता था उतनी करीब थी। फिर भी मैं इसे देखने नहीं जाऊंगा। मेरी किताब एक कॉमिक बुक है, कोई फिल्म नहीं, कोई उपन्यास नहीं, एक कॉमिक बुक। इसे एक खास तरीके से बनाया गया है और एक खास तरीके से पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 14 हेटर और लेखक एलेक्स से ने तैयार पटकथा पर श्रेय साझा किया। से ने हेटर द्वारा लिखे गए प्रोजेक्ट के 2 पिछले ड्राफ्ट से सर्वश्रेष्ठ तत्व लिए। 15 स्क्रिप्ट ने हेटर द्वारा बनाए गए समकालीन माहौल को बरकरार नहीं रखा, बल्कि वॉचमैन कॉमिक की मूल शीत युद्ध सेटिंग में वापस आ गया। 16 वार्नर ब्रदर्स 1980 के दशक की सेटिंग के लिए अनुकूल थे और निर्देशक ने उस समय अवधि में वैकल्पिक इतिहास संयुक्त राज्य अमेरिका की घटनाओं से दर्शकों को परिचित कराने के लिए एक शीर्षक असेंबल अनुक्रम भी जोड़ा। 7 सितंबर 2012 को यह घोषणा की गई कि हेटर स्क्रीन रूपांतरण कॉट स्टीलिंग को लिखेंगे और इसमें पैट्रिक विल्सन और एलेक बाल्डविन मुख्य भूमिका में होंगे। 13 सितंबर 2012 को हेटर ने अपने निर्देशन की पहली फिल्म वॉल्व्स पर फिल्मांकन शुरू किया। 8 जुलाई 2013 को हेटर को लेकशोर एंटरटेनमेंट द्वारा इमेज कॉमिक्स श्रृंखला पर आधारित फिल्म द स्वॉर्ड लिखने के लिए काम पर रखा गया था। टेलीविजन 7 अगस्त 2013 को यह घोषणा की गई कि हेटर फॉक्स पर एक टेलीविजन शो विकसित कर रहे हैं, जिसका शीर्षक अस्थायी रूप से विश्व युद्ध 3 है, जो एक काल्पनिक वैश्विक संघर्ष के बारे में है, जो विश्व घटनाओं के एक आदर्श तूफान को दर्शाता है, जो हमें एक वैश्विक लड़ाई के केंद्र में रखता है, जो दुनिया को उस तरह से समाप्त कर सकता है जैसा कि हम जानते हैं। हेटर श्रृंखला की कहानी बाइबिल और पायलट एपिसोड लिखेंगे, साथ ही निर्माता और शोरनर के रूप में काम करेंगे। 28 सितंबर 2018 को हेटर ने घोषणा की कि वह आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज वॉरियर नन का सहलेखन और निर्माण कर रहे हैं, जो 1994 की कॉमिक बुक सीरीज वॉरियर नन एरियाला पर आधारित है,
जिसमें साइमन बेरी सीरीज निर्माता और शोरनर के रूप में काम कर रहे हैं। 22 सीजन 1 की शुरुआत 2 जुलाई 2020 को नेटफ्लिक्स पर हुई। 31 जनवरी 2022 को यह घोषणा की गई कि हेटर 2000 के वीडियो गेम अमेरिकन मैग्गी के एलिस के टेलीविजन रूपांतरण का लेखन और निर्माण करेंगे। 23 फिल्मोग्राफी एनीमे अंग्रेजी डबिंग वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1994 मोल्डिवर हिरोशी ओजोरा 1996 रकुशो हाइपर डॉल रिपोर्टर सीन बार्कर के रूप में। वे 11 थे डोरिकस सोल्दाम 4 सीन बार्कर के रूप में। 1997 स्ट्रीट फाइटर 2 अतिरिक्त आवाजें सीन बार्कर एनिमेज डब। ब्लैक जैक लेस्ली हैरिस सीन बार्कर के रूप में। 1998 से 2000 फुशिगी युगी तमाहोम बटा ताकासुकुनामी बटा योशुई सीन बार्कर के रूप में। 1998 विशालकाय रोबोट एनिमेशन शोजी जेन सीन बार्कर के रूप में। यू हकुशो द मूवी कुरामा सीन बार्कर के रूप में। 1999 मोबाइल सूट कुंडम 0080 वॉर इन द पॉकेट बर्नार्ड वाइजमैन सीन बार्कर के रूप में। 24 2000 कैग्लियोस्ट्रो का किला आर्सेन ल्यूपिन 3 सीन बार्कर मंगा डब। 200001 दोहरी समानांतर मुसीबत साहसिक अतिरिक्त आवाजें। यहूदी परिवार में जन्मे। 2-3 डैनियल ने मैनहट्टन के हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट में भाग लिया। 1969 में स्नातक किया। 4 उन्होंने 1973 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स से फिल्म में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। उद्धरण की आवश्यकता 1976 में वे यूनिवर्सल पिक्चर्स में एक फिल्म निर्माण कार्यकारी के रूप में शामिल हुए और 1985 में 34 वर्ष की आयु में वे उत्पादन अध्यक्ष बने। 5 स्टूडियो के इतिहास में सबसे कम उम्र के एक पद जो उन्होंने 5 साल तक संभाला। उद्धरण वांछित यूनिवर्सल में उन्होंने नेशनल लैम्पून्स एनिमल हाउस, कोल माइनर्स डॉटर, द ब्लूज ब्रदर्स, द ब्रेकफास्ट क्लब, 16 कैंडल्स, फास्ट टाइम्स एट रिजमोंट हाई, ब्राजील, फील्ड ऑफ ड्रीम्स, डू द राइट थिंग, बैक टू द फ्यूचर, आउट ऑफ अफ्रीका, मिडनाइट रन, बॉर्न ऑन द 4th of July, मिसिंग, वियर्ड साइंस, अंकल बक, द ग्रेट आउटडोर, बॉर्न इन ईस्ट एले, फ्लेच, गोरिल्लाज इन द मिस्ट, डार्कमैन और मॉन्टी पाइथन्स द मीनिंग ऑफ लाइफ जैसी प्रशंसित फिल्मों के वित्त पोषण और उत्पादन की देखरेख की। उद्धरण वांछित स्टूडियो में एक कार्यकारी के रूप में अपने कार्यकाल के बाद डैनियल ने जेम्स जैक के साथ अल्फाविले फिल्म्स की शुरुआत की। प्रोडक्शन कंपनी का गठन पहली ममी फिल्म के विकास और निर्माण के इर्द-गिर्द हुआ था, जिसने अपनी सफलता के आधार पर द ममी रिटर्न्स, द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर और द स्कॉर्पियन किंग जैसी फ्रेंचाइजी बनाई। अपनी कंपनी के माध्यम से डैनियल और जैक्स ने रिचर्ड लिंकलेटर की डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, प्रसिद्ध वेस्टर्न टॉम्बस्टोन, नोरा एफ्रॉन की कॉमेडी माइकल, जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा ने अभिनय किया था, सैम रेमी की ए सिंपल प्लान, कोएन ब्रदर्स की इंटॉलरेबल क्रूएल्टी, क्रिस रॉक वीच ब्रदर्स की कॉमेडी डाउन टू अर्थ, रैप म्यूजिक कॉमेडी CB4 जिसमें क्रिस रॉक भी थे, सैम रेमी की द गिफ्ट जिसमें कैट ब्लैंचेट ने अभिनय किया था, और अमेरिकन मी जिसमें एडवर्ड जेम्स ओल्मोस ने अभिनय किया था और निर्देशन किया था। डैनियल की 2016 की फिल्में हैं रिचर्ड लिंकलेटर की एवरीबडी वांट्स सम और बेनहूर, जो मूल उपन्यास पर आधारित एक रूपांतरण है, जिसमें तैमूर बेकमम्बेटोव ने अकादमी पुरस्कार विजेता जॉन रिडले द्वारा लिखित पटकथा का निर्देशन किया है। डैनियल वर्तमान में द सीन डैनियल कंपनी में प्रिंसिपल है, जो एक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी है जो कई स्टूडियो और नेटवर्क पर प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। यूनिवर्सल में डैनियल ने एलेक्स कर्टजमैन और क्रिस मॉर्गन की प्रोडक्शन टीम के साथ मिलकर 2017 की द ममी से शुरू करते हुए ममी फिल्मों की एक नई श्रृंखला बनाई। विकास में यूनिवर्सल की द बेस्ट मैन हॉलिडे का अनुवर्ती है, जिसे डैनियल ने लेखक, निर्देशक, निर्माता मैल्कम डी. ली के साथ
मिलकर बनाया था। डैनियल SYFY और अल्कॉन टेलीविजन समूह के लिए द एक्सपेंसे टीवी श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता है। जेम्स एसे कोरी द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी पर आधारित और अकादमी पुरस्कार नामांकित पटकथा लेखक मार्क फर्गस और हॉक ओस्टबी, चिल्ड्रेन ऑफ मैन, आयरन मैन द्वारा स्क्रीन के लिए अनुकूलित विज्ञानफाई थ्रिलर श्रृंखला आज तक केबल नेटवर्क की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। द एक्सपेंसे पहली बार दिसंबर 2015 में प्रसारित हुआ और इसमें थॉमस जेन, स्टीवन स्ट्रेट और शोहरे आयदाशलो ने काम किया। द एक्सपेंसे के अलावा द सीन डैनियल कंपनी के टेलीविजन क्रेडिट में व्हाइट कॉलर के निर्माता जेफ ईस्टिन का ग्रेसलैंड शामिल है, जो अब यूएसए नेटवर्क पर अपने तीसरे सीजन में है। इसके अतिरिक्त डैनियल ने TNT की मूल फिल्म फ्रीडम सॉन्ग का कार्यकारी निर्माण किया है, जिसका निर्देशन फिल एल्डन रॉबिन्सन ने किया था और जिसमें डैनी ग्लोवर ने अभिनय किया था। HBO के एवरीडे पीपल और यूएसए नेटवर्क की 4 घंटे की मिनी सीरीज अट्टिला, जिसमें जेरार्ड बटलर ने अभिनय किया था। कंपनी की अन्य परियोजनाओं में स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित वैलिएंट एंटरटेनमेंट के साथ साझेदारी करना शामिल है, जिसके तहत वह उनकी कॉमिक बुक के पात्रों पर आधारित फिल्में बनाएगी, तथा एजेंट 13, जो उपन्यास श्रृंखला पर आधारित है, जिसमें चार्लीज थेरॉन मुख्य भूमिका में होंगी, तथा द सीन डैनियल कंपनी इसका निर्माण करेगी तथा रूपर्ट व्याट इसका निर्देशन करेंगे। डैनियल मीडिया और संस्कृति के बारे में बहस में भागीदार रहे हैं। टीवी के द मैक्लॉगलिन ग्रुप और NPR के विच वे LA और द न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स और द हफिंगटन पोस्ट में दिखाई देते हैं। व्यक्तिगत जीवन। डैनियल की शादी NRDC की कर्मचारी रूथ हंटर से हुई है। 6. चयनित फिल्मोग्राफी। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए, वे सभी फिल्मों में निर्माता थे। पतली परत। वर्ष पतली परत श्रेय नोट्स। 1991 शुद्ध भाग्य। 1992 अमेरिकन में। 1993 CB4 कार्यकारी निर्माता। घबराया हुआ और उलझन में। हृदय और आत्मा। कठिन लक्ष्य। समाधि का पत्थर। 1995 शापितों का गाँव सहकार्यकारी निर्माता। केली एन हू, जन्म 13 फरवरी 1968, एक अमेरिकी अभिनेत्री, पूर्व फैशन मॉडल और ब्यूटी क्वीन है, एक जिन्हें मिस टीन USA 1985 और मिस हवाई USA 1993 का ताज पहनाया गया था। हू ने अमेरिकी टेलीविजन सोप ओपेरा सनसेट बीच में डॉरे चांग के रूप में और अमेरिकी टेलीविजन पुलिस ड्रामा सीरीज नैश ब्रिजेस में मिशेल चैन के रूप में अभिनय किया। उन्होंने द स्कॉर्पियन किंग 2002 में कैसेंड्रा, क्रैडल 2 द ग्रेव 2003 में सोना, X2 2003 में यूरिको ओयामा बटा लेडी डेथ स्ट्राइक, द टूर्नामेंट 2009 में लाई लाई जेन और व्हाइट फ्रॉग 2012 सहित कई फिल्मों में अभिनय किया है। हू ने CW सीरीज द वैम्पायर डायरीज में पर्ल के रूप में, CW सीरीज एरो में चाइना व्हाइट के रूप में, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में हमातो मिवा बटा करई, डिज्नी चैनल एनिमेटेड सीरीज फिनीस एंड फर्ब में स्टेसी हिरानो और पंजेल टैंगल्ड एडवेंचर में अदिरा के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने यंग जस्टिस में चेशायर, पाउला क्रॉक बटा हंट्रेस की आवाज भी दी है। प्रारंभिक जीवन। हू का जन्म हवाई के होनोलुलु में हुआ था। वह जुआनिटा और हर्बर्ट हू की बेटी है। हू के बचपन के दौरान उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां ने रॉय ताकारा से शादी कर ली। 2. उनके भाई ग्लेन संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और मानव संसाधन अधिकारी है। 3. वह चीनी, अंग्रेजी और हवाईयन वंश की है। 4. उन्होंने होनोलुलु, हवाई में मायमाय एलिमेंट्री स्कूल और कामेहामेहा स्कूलों में पढ़ाई की। हू को गायन और नृत्य में आजीवन रुचि रही है और बचपन से ही मार्शल आर्ट में भी उनकी रुचि रही है। हू की चचेरी बहन जापान में एक सफल मॉडल थी और हू ने उसके उदाहरण का अनुसरण करने का फैसला किया। केली हू ने मिस हवाई टीन USA का खिताब जीता और मिस टीन USA 1985 प्रतियोगिता में भाग लिया,
जो मिस टीन यूएसए प्रतियोगिता के इतिहास में तीसरी खिताब विजेता और इसकी पहली एशियाई अमेरिकी विजेता बनी। हू ने साक्षात्कारों में उल्लेख किया है कि उनकी मां ने उनसे कहा था कि अमेरिका एक एशियाई को इतने प्रमुख रोल मॉडल के रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है। जीतने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें अपने शासनकाल के वर्ष के लिए गैर प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, हालांकि बाद के वर्षों में इस नियम को बदल दिया गया था। आजीविका मॉडलिंग। हू मिस हवाई टीन यूएसए 1985। हू ने जापान और इटली में मॉडलिंग की और बाद में फिलाडेल्फिया ब्रांड क्रीम चीज के लिए टेलीविजन विज्ञापनों की एक श्रृंखला के स्टार के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिसमें उन्होंने काओरी नामक एक युवा जापानी कॉलेज छात्रा की भूमिका निभाई। हू ने 1993 में मिस हवाई यूएसए का खिताब जीता। मिस यूएसए स्टेट टाइटल जीतने वाली पहली पूर्व मिस टीन यूएसए बनी। 1993 में विचिटा, कंसास में आयोजित मिस यूएसए प्रतियोगिता में हू ने प्रारंभिक साक्षात्कार प्रतियोगिता जीतने और स्विमसूट और इवनिंग गाउन में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने के बाद दूसरे स्थान पर शीर्ष 10 में प्रवेश किया। फिर वह शीर्ष 6 में शामिल हुई, दूसरे स्थान पर रही, शीर्ष 10 इवनिंग गाउन प्रतियोगिता जीती और स्विमसूट में दूसरे स्थान पर रहीं। जजों के सवालों के बाद उन्हें चौथे स्थान पर बाहर कर दिया गया, अंतिम 3 से केवल 2/100 अंक पीछे। अभिनय में परिवर्तन। हू लॉस एंजेल्स चली गई और 1987 में सिटकॉम ग्रोइंग पेन्स में माइक सीवर की हवाईयन प्रेमिका की अतिथि भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद हू ने विभिन्न टेलीविजन सीरीज में काम किया, जिनमें नाइट कोर्ट, टूर ऑफ ड्यूटी, 21 जंप स्ट्रीट और मेलरोज प्लेस शामिल है। उनकी पहली फिल्म भूमिका फ्राइडे द 13th पार्ट 8 जेसन टेक्स मैनहट्टन में थी। 1995 में हू ने फिल्म नो वे बैक में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। हू को 1997 में 6 महीने के लिए सनसेट बीच पर डॉ. रे चांग के रूप में लिया गया था। इसके बाद उन्हें टेलीविजन सीरीज नैश ब्रिजेस में पुलिस अधिकारी मिशेल चैन। वह 2004 में टेलीविजन सीरीज थ्रेट मैट्रिक्स के आखिरी 3 एपिसोड में एजेंट मिया चेन थीं। उन्होंने 2005 में निक कैनन के साथ अंडरक्लासमैन और 2006 में अमेरिकनिस, अनडूइंग और डेविल्स डेन में भी अभिनय किया। 2007 की पहली तिमाही के दौरान उन्होंने स्टिलेट्टो फिल्म की शूटिंग पूरी की, उसके बाद फार्महाउस की। जनवरी 2007 में हू ने टेलीविजन सीरीज इन केस ऑफ इमरजेंसी में एक पूर्णकालिक भूमिका में दिखाई देना शुरू किया। उन्होंने केली ली का किरदार निभाया, जो एक कोरियाई अमेरिकी महिला है जो गलती से अपने हाई स्कूल के सहपाठियों से मिलती है और उसे पता चलता है कि उनमें से कोई भी अपनी हाई स्कूल की योजनाओं के अनुसार बड़ा नहीं हुआ है। शो का सफल प्रदर्शन नहीं हुआ। 12 एपिसोड प्रसारित करने के बाद इसे रद्द कर दिया गया और इसके सीजन के समापन को भी प्रसारित नहीं किया गया। उसी वर्ष वह द एयर आई ब्रीद और शंघाई किस फिल्मों में दिखाई दीं। उसी वर्ष तक हू ने 2014 तक एनिमेटेड सीरीज फिनिस एंड फर्ब में स्टेसी हिरानो की आवाज दी, जब शो मूल रूप से 2014 में समाप्त हो गया और बाद में 2023 में इसे पुनर्जीवित किया गया, जिसका पुनरुद्धार 2024 में रिलीज होने वाला है। 2009 में वह फिल्म द टूर्नामेंट में लाई जेन के रूप में दिखाई दीं। अप्रैल 2009 में हू ने सीक्रेट आइडेंटिटीज द एशियन अमेरिकन सुपरहीरो एंथोलॉजी के लिए JIA का किरदार विकसित किया। वह टेलीविजन श्रृंखला NCIS, लॉस एंजल्स और NCIS के बीच पार करने वाली पहली अतिथि कलाकार थीं, जिन्होंने दोनों श्रृंखलाओं के भीतर 2 एपिसोड आर्क में लिव वान काई की भूमिका निभाई। 2010 और 2011 में हू ने CW टेलीविजन श्रृंखला द वैम्पायर डायरीज में पर्ल नामक एक पिशाच के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2010 में हू ने CBS टेलीविजन सीरीज हवाई 5 शून्य पर एक आवर्ती भूमिका शुरू की। 2012 में
हू को एनिमेटेड सीरीज टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स में कराई की भूमिका में लिया गया था। उसने टिप्पणी की, यह पहली बार नहीं होगा जब मैंने निंजा की भूमिका निभाई हो, मुझे लगता है। हाँ, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे खतरनाक क्यों समझते हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे निंजा, हत्यारे, अंगरक्षक, बुरी लड़की जैसी भूमिकाएं मिलती रहती है। 2013 में वह वेयरहाउस 13 सीरीज के कलाकारों में अबीगैल चो के रूप में शामिल हुई, जो वेयरहाउस से जुड़े बीबी की नई मालकिन है। उन्होंने स्टार वार्स नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक टू द सिथ लॉर्ड्स में विसास मार के रूप में आवाज की प्रतिभा भी प्रदान की, जो कि जेडी निर्वासन की पार्टी में शामिल होने वाली सिथ महिला है, और बैटमैन अरखाम ओरिजिन्स में लेडी शिवा के रूप में ब्लैक मास्क द्वारा बैटमैन को मारने के लिए काम पर रखे गए 8 हत्यारों में से एक है। एक भूमिका जिसे उन्होंने 2021 की एनिमेटेड फिल्म बैटमैन सोल ऑफ द ड्रैगन में दोहराया। व्यक्तिगत रूप से पहली बार उन्होंने बैटलफील्ड हार्डलाइन में इंगेम कैरेक्टर खाई मिन्ह दाओ को अपना चेहरा और आवाज दोनों दिए, जिन्होंने खेल के लगभग आधे स्तरों में नायक के साथ भागीदारी की। हू को मैक्सिम पत्रिका में 2 बार दिखाया गया है, मई 2002 और मई 2005। 2015 में वह वियाग्रा का चेहरा बन गई, विज्ञापनों में दिखाई दी। 2023 में हू ईस्ट न्यूयॉर्क टीवी सीरीज के कलाकारों में शामिल हो गए। 7. व्यक्तिगत जीवन। हू एक शौकीन पोकर प्रशंसक है और उन्होंने अक्सर वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर और वर्ल्ड पोकर टूर जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिसमें 3 मार्च 2008 को WPT सेलिब्रिटी चैरिटी मैच भी शामिल है। वह 30 मई 2006 को hollywoodpoker.com की सेलिब्रिटी पोकर नाइट का हिस्सा थीं। 9 और जुलाई 2006 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर लेडीज टूर्नामेंट में शीर्ष 200 में रहीं, जिसमें उन्होंने लगभग 1000 अन्य प्रतियोगियों को पछाड़ दिया। सक्रियतावाद। हू अप्रैल 2013 में हू ने सेंटर फॉर एशियन अमेरिकन्स यूनाइटेड फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट 11 का समर्थन किया है और 2004 में युवा एशियाई अमेरिकियों को पंजीकरण और वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए द लीस्ट लाइकली 12 शीर्षक से उनके लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा में अभिनय किया। 2007 में हू टोयोटा प्रो सेलिब्रिटी रेस में एक ड्राइवर थीं, जो संयुक्त राज्य भर में बच्चों के अस्पतालों का समर्थन करने वाला एक राष्ट्रीय धन उगाहने वाला कार्यक्रम था। 13 अप्रैल 2011 में हू सेव द चिल्ड्रन के केयरिंग फॉर जापान के कीकी के लिए एक सेलिब्रिटी होस्ट थीं, जो जापानी भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए एक लाभ था। 14-15 इसके अलावा 2011 में उन्होंने बेस्ट बडीज इंटरनेशनल के समर्थन में एक सेलिब्रिटी पोकर टूर्नामेंट 16 की मेजबानी की, एक चैरिटी जिसे उन्होंने कई वर्षों से समर्थन दिया है। 17, 18. जनवरी 2008 में हू ने बराक ओबामा के लिए will.i.m द्वारा निर्मित यस वी कैन नामक एक वीडियो में भाग लिया। 19 उन्होंने 19 फरवरी 2008 को डेमोक्रेटिक कॉकस के लिए हवाई में ओबामा के लिए प्रचार किया। 20 फरवरी 2008 में हू ओबामा के समर्थन में एक और वायरल वीडियो सी से पुएदे कैम्बियार में भी दिखाई दी, जिसे एंड्रेस उसेचे ने लिखा और प्रस्तुत किया, जिसका निर्देशन एरिक बायलर ने किया। वह 10 जून 2008 को एशियाई अमेरिकी एक्शन फंड के वार्षिक धन उगाहने वाले कार्यक्रम की मेजबान थीं। 21, 22, 23 वह 2008 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मौजूद थीं। 24, हू हवाई पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए सक्रिय रही है। उन्होंने संगठन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए होनोलुलु मैराथन में भाग लेकर और सफलतापूर्वक पूरा करके 25 रीफ चेक हवाई 26 का समर्थन किया। उन्होंने शार्क फिन प्रतिबंध का भी समर्थन किया, जो जुलाई 2010 में हवाई में लागू हुआ। 27 इसने हवाई में शार्क फिन को रखना, बेचना या वितरित करना अवैध बना दिया। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1989 शुक्रवार 13वां भाग 8
जेसन मैनहट्टन ले जाता है ईवा वतन बे। 1991 दरवाजे डोरोथी। हार्ले डेविडसन और मार्लबोरो मैन सूजी। 1993 सर्फ निंजा रोमई। 1995 वापस जाने का रास्ता नहीं सेइको कोबायाशी। अजीब दिन एंकर महिला। 1996 स्टार कमांड युकिको फुजिसाकी टेलीविजन फिल्म। 1997 फकिन दा फंक क्वीमी। 2002 बिच्छू राजा कैसेंड्रा। हिल ने 2008 की फिल्म वाल्किरी में जर्मन अफ्रीका कोर के 10वें पेंजर डिवीजन के कमांडिंग जनरल के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी और वीडियो गेम फेबल 3 2010 में सर वाल्टर बेक के चरित्र के लिए एक आवाज अभिनेता थे। शार। हिल 2012 में अमेरिकी स्टॉप मोशन एनिमेटेड कॉमेडी हॉरर फिल्म पैरानॉर्मन में जज की आवाज थे। 13 उन्होंने सैमुअल कॉटन की भूमिका निभाई जो मैनचेस्टर फ्रॉम देयर टू हियर के बारे में 2014 के 3 भाग बीबीसी ड्रामा सीरीज में अपने बेटे के साथ एक मिठाई का कारखाना चलाता था। 14 हिलेरी मेंटल के उपन्यास वुल्फ हॉल के 2015 के 6 भाग वाले बीबीसी रूपांतरण में हिल थॉमस हॉवर्ड नॉरफोक के तीसरे ड्यूक के रूप में दिखाई दिए। 15 बाद में 2015 में उन्होंने ब्रिटिश गैंगस्टर फिल्म नॉर्थ बनाम साउथ में जॉन क्लेरिज के रूप में अभिनय किया। 16 व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। हिल की सू एलन के साथ रिश्ते से एक बेटी थी और एनाबेल टर्नर के साथ रिश्ते से एक बेटा था। 11 हिल लंबे समय से मैनचेस्टर यूनाइटेड के समर्थक थे। 17 2019 में उन्हें ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय से मानद उपाधि मिली। 18 हिल जो रेडन सफोक में रह रहे थे 19 का 5 मई 2024 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 20 उनके लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी के सहकलाकारों बॉयज फ्रॉम द ब्लैकस्टफ के लेखक एलन ब्लीसडेल और संगीतकार बारबरा डिक्सन द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 20 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स संदर्भ। 1975 यह आपके साथ भी हो सकता था सिर्फ फिल्म को इंटीमेट टीनेज सीक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 21 1976 युद्ध द्वारा परीक्षण ब्लाइंड फ्रेडी फिल्म को डर्टी नाइट्स वर्क के नाम से भी जाना जाता है। 21 1978 नाविक की वापसी गारीवान। 21 स्पोंजर सुलिवान। 22 1982 गांधी सार्जेंट पुटनाम। 10 1983 वृत्त का वर्ग बनाना लेख वालसा वृत्त चित्र। 23 धावकों ट्रेवर फील्ड। 21 1984 इनाम गोभी। 21 1985 बेचैन मूल निवासी विल के पिता। 21 श्रृंखला छेद। 23 सैमसन और डेलिला विली नेकनेरविस। 21 1986 मिलर बायचन अफसर फिल्म को बॉय सोल्जर के नाम से भी जाना जाता है। 21 नया संसार जॉन बिलिंगटन। 24 कोई आत्मसमर्पण नहीं बर्नार्ड। 25 1987 बेलमैन और ट्रू हिलर। 17 दिसंबर 1944 5 मई 2024 एक अंग्रेजी अभिनेता थे। वे टेलीविजन और फिल्म दोनों में अपनी बहुमुखी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे और उनका करियर 50 वर्षों से अधिक समय तक चला। हिल को पहली बार एलन ब्लीसडेल के प्ले फॉर टुडे ड्रामा द ब्लैक स्टफ 1980 में परेशान कठोर आदमी योसर ह्यूजेस के रूप में प्रमुखता मिली और इसके सीक्वल सीरियल बॉयज फ्रॉम द ब्लैक स्टफ 1982 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा टीवी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्हें ड्रामा ए वेरी सोशल सेक्रेटरी 2005 में डेविड ब्लंकेट की भूमिका के लिए अतिरिक्त नामांकन मिला, जिसके लिए उन्हें एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। वह टेलीविजन पर आए क्लॉडियस 1976, बीबीसी टेलीविजन शेक्सपियर प्रोडक्शंस हेनरी 6 भाग 1, 2 और 3 और रिचर्ड 3 सभी 1983, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1999 और वुल्फ हॉल 2015 में भी दिखाई दिए।
हिल को टाइटैनिक 1997 में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म ट्रायोलॉजी 2002 से 2003 की दूसरी और तीसरी फिल्मों में रोहन के राजा थियोडेन की भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वह टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 दोनों में दिखाई देने वाले एकमात्र अभिनेता है जो 11 अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल 3 फिल्मों में से 2 है, जिससे वह एक से अधिक फिल्मों में दिखाई देने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए हैं जिनके नाम यह रिकॉर्ड है। उनकी अन्य फिल्म भूमिकाओं में गांधी 1982, द बाउंटी 1984, शर्ली वैलेंटाइन 1989, द घोस्ट एंड द डार्कनेस 1996, ट्रू क्राइम 1999, वाल्किरी 2008 और पैरानॉर्मन 2012 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बर्नार्ड हिल का जन्म 17 दिसंबर 1944 को ब्लैकली, मैनचेस्टर में हुआ था। उनका पालन पोषण खनिकों के एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। रशोल्मे में जेवेरियन कॉलेज में भाग लेने के बाद हिल ने शुरू में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू किया। हालांकि एक सहपाठी माइक लेह, जो बाद में एक प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक बन गए, ने उन्हें अभिनय करने के लिए राजी किया। हिल ने रिचर्ड ग्रिफिथ के साथ ही मैनचेस्टर पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। 1970 में हिल ने थिएटर में डिप्लोमा के साथ स्नातक किया। 5. आजीविका। हिल पहली बार 1980 में एलन ब्लीसरेल के बीबीसी प्ले फॉर टुडे कार्यक्रम द ब्लैक स्टफ और इसकी श्रृंखला की अगली कड़ी बॉयज फ्रॉम द ब्लैक स्टफ में योसर ह्यूजेस के रूप में प्रमुखता में आए, जो एक कामकाजी वर्ग का लिवरपूलियन व्यक्ति था जो अंततः एक बेपरवाह कल्याण प्रणाली द्वारा किनारे पर पहुंचा दिया गया था। 5. उनके चरित्र का बहुदोहराया गया वाक्यांश गिजा जॉब हमें नौकरी दो। 5. उस समय की उच्च बेरोजगारी के कारण मार्गरेट थैचर की रूढ़िवादी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के बीच लोकप्रिय हो गया। इसके बाद हिल रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित गांधी 1982 में सार्जेंट पुटनाम के रूप में दिखाई दिए। उसके बाद उनकी अगली फिल्म रोजर डोनाल्डसन की द बाउंटी 1984 थी, जो HMS बाउंटी पर विद्रोह का चौथा नाटकीय रूपांतरण था। 7. उन्होंने पहले कई ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा में छोटे छोटे किरदार निभाए थे। 1976 में आई क्लॉडियस में ग्रेटस के किरदार में नजर आए। 1985 में उन्होंने जॉन लेनन के जीवन पर आधारित टीवी नाटक ए जर्नी इन द लाइफ में मुख्य भूमिका निभाई। टीवी भूमिकाओं के अलावा हिल द चेरी ऑर्चर्ड में मंच पर दिखाई दिए। 7 और मैकबेथ और ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज में शीर्षक भूमिकाएं निभाईं। हिल शर्ली वैलेंटाइन 1989 में दिखाई दिए। 7 लिवरपूल गृहिणी पॉलिन कोलिंस के पति जो ब्रैडशॉ के रूप में एक पूर्व विरोधी स्थापना विद्रोही जो विवाहेतर संबंध में संलग्न है। हिल ने अपने रिज्यूमे में और भी प्रमुख फिल्में जोड़ी, जिनमें माउंटेन्स ऑफ द मून 1990, 7 स्केलाग्रिग 1994 और मेडागास्कर स्किन 1995 शामिल है। 1990 के दशक के मध्य में हिल नियमित रूप से फिल्मों में दिखाई देने लगे। उनकी पहली प्रमुख भूमिका द घोस्ट एंड द डार्कनेस 1996 में आई। 8 जिसमें वैल किल्मर और माइकल डगलस ने अभिनय किया। इसके बाद हिल ने जेम्स कैमरून की टाइटैनिक 1997 में कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ का किरदार निभाया। 9 इसके बाद उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म ट्रू क्राइम 1999 में सैन क्वेंटिन जेल के वार्डन लूथर प्लंकिट का किरदार निभाया। हिल ने द स्कॉर्पियन किंग 2002 में फिलोस की भूमिका निभाई, जिसमें ड्वेन द रॉक जॉनसन, माइकल क्लार्क डंकन और केली हू ने अभिनय किया। हिल 2007 में हिल ने पीटर जैक्सन की महाकाव्यत्रयी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दूसरी और तीसरी किस्तों में रोहन के राजा थियोडेन की भूमिका निभाई, जो क्रमशः 2002 और 2003 में रिलीज हुई थी। श्री ग्रांट हेस्लोव जन्म 15 मई 1963,
एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है जो जॉर्ज क्लूनी के साथ अपने निर्माण और लेखन सहयोग के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 4 ऑस्कर नामांकन मिले हैं। आर्गो 2012 के सहनिर्माता के रूप में उन्हें 2013 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। एक अभिनेता के रूप में वे ट्रू लाइज 1994, ब्लैक शीप 1996, एनिमी ऑफ द स्टेट 1998 और द स्कॉर्पियन किंग 2002 जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने क्लूनी के साथ बनी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाई है। व्यक्तिगत जीवन। हेस्लोव का जन्म लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। और उनका पालनपोषण पालोस वर्डेस क्षेत्र में हुआ। उनके पिता आर्थर हेस्लोव एक दंत चिकित्सक थे और उनकी मां जेरी नी रोसेन एक व्यवसायी थीं। 3 उनके 2 बड़े भाई हैं, स्टीवन और माइकल। हेस्लोव यहूदी है। 4. उन्होंने पालोस वर्डेस हाई स्कूल और फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 6 वे फी कप्पा साई के सदस्य है। 7. हेस्लोव की शादी लिसा हेलैंड हेस्लोव से हुई है, जो एक निर्माता है। 8. आजीविका। हेस्लोव की अभिनय उपलब्धियों में ट्रू लाइज, डांटेज पीक, एनिमी ऑफ द स्टेट, द स्कॉर्पियन किंग, गुड नाइट एंड गुड लक, कांगो, ब्लैक शीप और कैच मी इफ यू कैन जैसी फिल्में शामिल है। वह मर्डर, शी रोट, हैप्पी डेज, फैमिली टाइज, स्पेंसर, मामाज फैमिली, एले लॉ, मैटलॉक, स्लीपर सेल और द एक्स-फाइल्स जैसी टीवी सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। अगस्त 2006 में हेस्लोव और जॉर्ज क्लूनी ने स्मोक हाउस पिक्चर्स की शुरुआत की और प्रोडक्शन के लिए पटकथा लिखना शुरू किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा क्लूनी के साथ के लिए एकेडमी पुरस्कार और गुड नाइट एंड गुड लक के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के निर्माता के रूप में नामित किया गया था। हेस्लोव फिल्म में डॉन हेविट के रूप में भी दिखाई देते हैं, जो टीवी सीरीज सी इट नाउ के निर्देशक है, जिसके आसपास फिल्म केंद्रित है। उन्होंने क्लूनी, इवान मैकग्रेगर, जेफ ब्रिजेस और केविन स्पेसी अभिनीत द मैन हू स्टेयर एट गोट्स के स्क्रीन रूपांतरण का निर्देशन किया और 2012 में क्लूनी अभिनीत द अमेरिकन का सह निर्माण किया। उन्होंने 2011 की द आइड्स ऑफ मार्च में भी काम किया। जून 2012। 2013 में हेस्लोव ने क्लूनी और बेन एफ्लेक के साथ मिलकर आर्गो 2012 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। तीनों ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार भी जीता। हेस्लोव ने 2019 की मिनी सीरीज कैच 22 के पहले और 5वें एपिसोड का निर्देशन किया, जिस पर वह कार्यकारी निर्माता भी थे। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक निर्माता लेखक निर्देशक। 2003 असनीय क्रूरता सहनिर्माता जोएल कोएन। 2005 गुड नाइट एंड गुड लक हा जॉर्ज क्लूनी। 2008雷德黑草 2009 बकरियों को गूरने वाले पुरुष हा वह स्वयं। 2010 अमेरिकन हा एंटोन कोर्बिन। 2011 मार्च के इडस हा जॉर्ज क्लूनी। 2012 आर्गो हा बेन एफ्लेक। 2013 अगस्त ओसेज काउंटी हा जॉन वेल्स। 2014 स्मारक पुरुष हा जॉर्ज क्लूनी। 2015 हमारा ब्रांड संकटग्रस्त है हा डेविड गॉर्डन ग्रीन। 2016मॉन्स्टर हा जोडी फोस्टर। 2017 उपनगर हा जॉर्ज क्लूनी। 2020 मध्य रात्रि का आकाश हा। 2023 नाव में लड़के हा। 2024 वुल्फ्स हा जॉन वॉट्स। दोस्तों ये हमें तकरीबन 19 अप्रैल 2002 को देखने को मिली थी और 92 मिनट टोटल इसके लेंथ थी। साथ ही साथ 60 मिनट इसका एक तरह से
जो एक तरह से ऑफिशियल लेंथ है, जो एक तरह से म्यूज़िक को काट के वो है। साथ ही साथ इसे एक तरह से बनाया गया था 70 मिलियन के बजट में। उसने जो कलेक्शन दिया वो 180.6 मिलियन का कलेक्शन दिया। इस वजह से ये सुपर डुपर हिट रही थी और परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ही बढ़िया रही थी। बाकी यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।